हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल एट आवर यूट्यूब चैनल नीव एकेडमी। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, आज के इस वीडियो में हम जो कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम हुआ था क्लास 10th मैथ्स का स्टैंडर्ड का 17 जुलाई को, उस पेपर में जो एक पेपर कोड था 30C3, इसके सेक्शन ए को हम क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सेक्शन ए जो होता है वो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होता है, जिसमें हर एक मार्क क्या होता है, हर एक क्वेश्चन जो होता है वो 1 मार्क का होता है। ठीक है, 20 नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से 2 क्वेश्चंस जो होते हैं वो एसेशन रीजन के होते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 19 और 20 होता है। ओके, आगे आने वाले वीडियोस में हम जो बाकी के सेक्शन है बी, सी, डी और ई, उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप चाहते हैं इन सभी सेक्शंस को देखना और इन सभी क्वेश्चंस से रिलेटेड वीडियो को देखना, तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ऑल नोटिफिकेशन के लिए, जिससे जब भी हम वो वीडियोस अपलोड करें आपके पास में तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल सके। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए को। जो फर्स्ट क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, द वैल्यूज ऑफ के फॉर विच द इक्वेशन 2x² - kx + 1 = 0 हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसके रूट्स रियल एंड इक्वल कब होते हैं, जब उसका डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाए, 0 हो जाए, तभी पॉसिबल है। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 है, इट मीन्स उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो इक्वल है एंड रियल है। और डिस्क्रिमिनेंट हमारे क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट तो होता है b² - 4ac, ये 0 के इक्वल होना चाहिए। b क्या होता है, जो x का कोफिशिएंट होता है वही b होता है। x का कोफिशिएंट क्या है, -k, तो -k का स्क्वायर, -4 टाइम्स a कितना है, जो x² का कोफिशिएंट होता है वो a होता है, और जो कांस्टेंट टर्म होता है वो c होता है। तो सभी की वैल्यूज हमने पुट कर दी, इक्वल टू 0। तो -k का स्क्वायर करूँगा तो माइनस का स्क्वायर प्लस आ जाएगा, k का स्क्वायर k² आ जाएगा, -4 × 2 × 1 कितना आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा, इक्वल टू 0। तो k² की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ गई, 8 आ गई। तो दोनों तरफ अगर मैं स्क्वायर रूट लेता हूँ तो k² का स्क्वायर रूट इक्वल टू 8 का स्क्वायर रूट आ जाएगा। k² का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा, k आ जाएगा, और इसका स्क्वायर रूट हटेगा तो ये आ जाएगा कितना, प्लस माइनस। और 8 का स्क्वायर रूट देखो, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, एक सेकेंड, स्क्वायर रूट ऑफ k² इक्वल टू 8 को आप क्या लिख सकते हो, 4 × 2 लिख सकते हो, और 4 स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो क्या बनाएगा, आपके 2 बनाएगा, और एक √2 स्क्वायर रूट के अंदर ही रह जाएगा। तो जब स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल होंगे तो k इक्वल टू क्या आ जाएगा, फिर सामने प्लस माइनस लगेगा, और 4 का 2 बाहर आ जाएगा, स्क्वायर रूट के अंदर 2 लग जाएगा। समझ में आया? इट मीन्स k की वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी, +-2√2, मीन्स ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। k की दोनों वैल्यूज़ पॉसिबल है, क्योंकि देखो अगर k की जगह आप यहाँ पे -2√2 रखते हो और इसका स्क्वायर करते हो तो भी 8 आएगा, प्लस का 2√2 रखते हो, इसका स्क्वायर करोगे तो भी 8 आएगा। इट मीन्स k की ये दोनों वैल्यू पॉसिबल है। ठीक है, k इक्वल टू आएगा +-2√2, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में हमें दे रखा है, ग्राफिकली द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 3x - y + 8 = 0 एंड 3x - y = 24 रिप्रेजेंट 2 लाइन्स विच आर। तो जब भी आपको 2 लाइन्स की नेचर को पता करना हो, आप क्या निकाल लिया करो, a1/a2, b1/b2 और c1/c2, ये तीनों वैल्यूज फाइंड आउट कर लिया करो। तो a1 कितना है, जो x का कोएफिशिएंट होता है वो a1 अपॉन a2, सेकंड लाइन, सेकंड जो लाइन की इक्वेशन है उसमें x का कोएफिशिएंट a2, फर्स्ट लाइन में जो y का कोएफिशिएंट है वो b1 -1 हो गया, सेकंड लाइन में ये भी -1 है, c1 होता है कांस्टेंट टर्म, ये कितना है, 8 है, c2 क्या है, सेकंड लाइन में कांस्टेंट टर्म, ये इसको इस तरफ ले जाओगे आप, ठीक है, क्योंकि आपकी जो जनरल इक्वेशन होती है वो a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0 के फॉर्म में होती है। इक्वल के उस तरफ हमेशा 0 रहता है, तो 24 को इस तरफ लाओगे तो माइनस का आ जाएगा, तो c1/c2 जो आएगा वो -24 आ जाएगा।
तो ये इससे कैंसिल होगा, 1 आ जाएगा, 1/1। ये माइनस से माइनस कैंसिल होगा, 1/1 आ जाएगा, और ये 8/24 आएगा माइनस का 1/3। इट मीन्स A1/A2 इक्वल है B1/B2 के, और नॉट इक्वल है C1/C2 के। ठीक है, ये बन रहा है। तो ये कंडीशन कब बनती है? जब दोनों लाइंस क्या हो, एक दूसरे के पैरेलल हो और उनका कोई भी सॉल्यूशन ना निकले। तो ये लाइनें जो आएगी वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल आएगी। क्यों? क्योंकि ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। समझ आया? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है यूजिंग इंपेरिकल फॉर्मूला या इंपेरिकल रिलेशन द मोड ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन हुज मीन इज 7.2 एंड मीडियन दे रखा है 7.1। तो मोड जो होता है, इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होता है? मोड इक्वल टू 3 टाइम्स मीडियन माइनस 2 टाइम्स मीन के इक्वल होता है। तो मोड ये हमें फाइंड आउट करना है, तो मोड इक्वल टू 3 टाइम्स मीडियन कितना दे रखा है आपको? हुज मीन इज 7.2 एंड मीडियन 7.1 दे रखा है। ये 7.1 दे रखा है और मीन दे रखा है 7.2। तो 3 इंटू 7.1 करोगे तो ये कितना आ जाएगा? 21.3 आ जाएगा, बिकॉज 7 या 21 हो जाएगा, और 0.1 से 3 मल्टीप्लाई होगा तो 0.3 बनाएगा। माइनस ये कितना आ जाएगा? 7 2 ज़ा 14, और 0.2 से मल्टीप्लाई होगा तो 0.4 और बना लेगा, तो ये आ जाएगा 14.4। ठीक है, तो 21 में से 14 सब्ट्रैक्ट होंगे तो 7 आ जाएगा, और 0.3 में से माइनस का 0.4 हो रहा है तो एक और कम हो जाएगा, है ना। तो ये 7 में से एक और कम होगा, तो आंसर आपका क्या आ जाएगा? 6.9। ये आपका मोड आ जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा है? द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। तो ये जो पोलिनोमियल है इसके जीरो फाइंड आउट करने हैं आपको। तो जीरो फाइंड आउट करने के लिए क्या कर दो? फैक्टराइजेशन मेथड ले आओ। कॉन्स्टेंट टर्म को स्क्वायर वाली टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या आएगा? माइनस का 12x²। अब माइनस 12x² को 2 पार्ट में स्प्लिट करना है इस तरीके से कि उन दोनों पार्ट का जो सम आए वो 11x आए, और प्रोडक्ट करने पे माइनस 12x² बने। तो कौन से पार्ट हो जाएंगे? वो पार्ट हो जाएंगे 12x और माइनस का x। ठीक है, तो अब 11x² को स्प्लिट करेंगे 3x² प्लस 12x माइनस x माइनस 4। ये हमारे क्या हो गया? पोलिनोमियल हो गया px। अब इक्वल किसके आ जाएगा? इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है? 3x कॉमन आ रहा है, ये बनेगा x+4। यहाँ -1 कॉमन आ रहा है, x+4, तो x+4 ओवरऑल कॉमन आ जाएगा। यहाँ क्या बच जाएगा? 3x, यहाँ बच जाएगा -1। ये हमारा क्या आ गया? px के फैक्टर आ गए। अब जीरोस निकालने हैं तो इन फैक्टर को क्या करो? अब जीरो के इक्वल पुट करो, तो एक बार x+4 जो है वो जीरो के इक्वल हो जाएगा, और एक बार 3x - 1 जो है वो जीरो के इक्वल हो जाएगा। तो x+4 जीरो के इक्वल होगा, तो 4 को उस तरफ भेजोगे तो माइनस का हो जाएगा। मीन्स x की वैल्यू एक बार आ जाएगी -4। यहाँ से -1 को उधर भेजोगे +1 हो जाएगा, तो 3x = 1 आ गया, तो x = आ गया क्या? 1/3। तो जीरोस क्या है? -4 और 1/3, -4 और 1/3। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 4,7 फ्रॉम द x एक्सिस। देखो, ये सपोज हमारी x और y कोऑर्डिनेट एक्सिस है। 4,7 दोनों x और y दोनों क्या है? पॉजिटिव है, तो x और y दोनों पॉजिटिव होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट पे। ठीक है, तो मैं ये मान लेता हूँ ये सपोज कहीं पॉइंट है 4,7। इसका मतलब क्या है? x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 7 है। इसका मतलब ये जो पॉइंट है ये x डायरेक्शन में 4 चला है, ठीक है, और y डायरेक्शन में कितना चला है? 7 चला है। समझ में आया? इट मीन्स ये x डायरेक्शन में तो 4 चला है और y डायरेक्शन में 7 चला है। आपको क्या पूछा है? द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द x एक्सिस। तो x एक्सिस कौन सी है? ये वाली तो है x एक्सिस, और ये पॉइंट x एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पे है? 7 डिस्टेंस भी तो है। समझ में आया? तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इफ x+1, 3x और 4x+2 आर 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन AP, देन वैल्यू ऑफ x इज। अगर ये 3 कंसेक्यूटिव टर्म है AP के, तो इसका मतलब मैं A1, A2 और A3 ले सकता हूँ तीनों टर्म्स को। ओके,
अब अगर ये तीनों टर्म्स जो है वो AP में है तो इट मीन्स इन दोनों का डिफरेंस इक्वल होगा किसके, इन दोनों के डिफरेंस के। मीन्स मैं ये कह सकता हूँ कि जो A2 माइनस A1 है वो इक्वल होगा किसके, A3 माइनस A2 के। तभी तो कॉमन डिफरेंस बनेगा ना, और तभी ये AP बनेगी। तो A2 हमारा क्या है 3x, माइनस A1 क्या है x+1, ये इक्वल होगा किसके A3 4x+2, और माइनस में A2 कितना है 3x, ये आ जाएगा। तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये 3x माइनस एक्स माइनस 1 बना लेगा, और 4x माइनस 3x x बनेगा यहाँ पे +2 आ जाएगा। यहाँ पे देखो 3x माइनस एक्स कितना बनेगा 2x, -1 इज इक्वल टू क्या है x+2 है। तो x को इस तरफ लेके आ जाओगे, कांस्टेंट टर्म को उधर ले जाओ। तो 2x है यहाँ पे ऑलरेडी, और ये x माइनस का आएगा तो 2x माइनस एक्स हो जाएगा, इक्वल टू ये -1 है उधर जाएगा तो +1 आ जाएगा। तो यहाँ से x आ जाएगा और यहाँ से 3 आ जाएगा। तो जो x की वैल्यू है आपको क्या मिलेगी 3 मिलेगी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, सेक स्क्वायर -1 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है। तो आपको आइडेंटिटी सबको पता होगी क्या, सेक स्क्वायर थीटा जो होता है वो किसके इक्वल होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा के। ठीक है, तो अगर मैं इस -1 इस 1 को उस तरफ में ले जाऊं तो सेक स्क्वायर थीटा -1 क्या बनेगा tan स्क्वायर थीटा के इक्वल बनेगा। ठीक है, इट मीन्स ये जो सेक स्क्वायर थीटा -1 है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ tan स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, इनटू। अब एक और देखो आइडेंटिटी होती है आपकी, क्या होती है कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 + कॉट स्क्वायर थीटा के। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, देखो यहाँ से 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा इट मीन्स कोसेक स्क्वायर को इस तरफ लेके आऊँ और कोट स्क्वायर को इस तरफ लेके जाऊँ। तो कोट स्क्वायर इस तरफ आएगा तो माइनस ऑफ कोट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा किसके 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा के। ठीक है, तो इट मीन्स 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ माइनस ऑफ कोट स्क्वायर थीटा, और कोट स्क्वायर थीटा को मैं फर्दर क्या लिख सकता हूँ 1/tan स्क्वायर थीटा। तो ये tan स्क्वायर थीटा ये tan स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा, आपके पास में क्या बचेगा -1, यही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट, इन अ फैमिली ऑफ 2 चिल्ड्रन द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग एटलीस्ट 1 गर्ल। अगर 2 बच्चों की कोई फैमिली है तो आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है कि कम से कम एक क्या हो गर्ल हो। ठीक है, तो 2 चिल्ड्रन के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है बताइए। सपोज जो बड़ा चिल्ड्रन है वो बॉय है और छोटा वाला भी बॉय हो गया, एक केस ये बन सकता है। सपोज बड़ा बॉय है और छोटी गर्ल हो गई। सपोज बड़ी गर्ल है छोटा बॉय हो गया, और या फिर बड़ी भी गर्ल है और छोटी भी गर्ल है। ठीक है, ये 4 ही केस पॉसिबल है। अब हमें क्या प्रोबेबिलिटी निकालनी है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग एटलीस्ट 1 गर्ल। तो कम से कम एक गर्ल होनी चाहिए। तो ये दोनों गर्ल हमारे फेवरेबल केस है, एक गर्ल यहाँ है ये भी फेवरेबल केस है, एक गर्ल यहाँ है ये भी हमारा फेवरेबल केस है। ये दोनों बॉयज है तो ये हमारा फेवरेबल केस नहीं है। इट मीन्स टोटल केस कितने हो गए, टोटल 4 है, फेवरेबल कितने हैं हमारे ये 3 है। तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी होती है फेवरेबल अपॉन टोटल। मीन्स जो आंसर आएगा वो क्या आएगा ऑप्शन सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, इसमें हमें क्या दे रखा है, इन द गिवन फिगर डी ई जो है ये डी ई ये पैरेलल है किसके BC के। तो जब डी ई पैरेलल होती है BC के तो ये दोनों ट्रायंगल ADE और ABC दोनों ट्रायंगल क्या होते हैं एक दूसरे के सिमिलर होते हैं। तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम अगर आप यहाँ लगाओगे इस केस में तो AD/DB की जो वैल्यू है वो इक्वल होगी किसके AE/EC के। आपको क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पे AE तो फाइंड आउट करना है, मीन्स ये निकालना है आपको AE, है ना। तो AD कितना दे रखा है आपको 3 दे रखा है, अपॉन DB कितना दे रखा है 4।
इक्वल टू ए ई आपको फाइंड आउट करना है। ई सी कितना दे रखा है 3, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। ओके, तो ए ई आपका क्या आ जाएगा इस केस में बताओ फिर। ए इक्वल टू 3 इंटू 3 9 डिवाइड बाई 4, और 9 को आप 4 से डिवाइड करोगे तो 8 टाइम्स 2 से कम्प्लीटली डिवाइड होगा 8, और 1/4 और बच जाएगा। 1/4 का मतलब 0.254, तो ए की वैल्यू आएगी 2.25, मीन्स ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट P whose distance from the center of the circle is 25 सेंटीमीटर। तो एक आपको सर्कल दे रखा है, ये सपोज सर्कल है, ठीक है। एक कोई एक्सटर्नल पॉइंट है P से, ये कोई पॉइंट P है सपोज, एक सेकेंड, कोई पॉइंट P से इस पे क्या खींच रहे हैं, टेंजेंट खींच रहे हैं, और इस पॉइंट P की जो सेंटर से डिस्टेंस है वो भी आपको गिवन है। ये जो डिस्टेंस है सेंटर से, ये सपोज सेंटर है यहाँ पे, ये डिस्टेंस भी गिवन है आपको। ओके, तो एक चीज़ मुझे बताइए, अगर मैं इस सेंटर को, ये जो टेंजेंट वाला पॉइंट है जहाँ पे टच कर रहा है, इसको अगर मैं मिलाता हूँ तो रेडियस बनती है, ठीक है। और ये जो रेडियस होती है वो इस टेंजेंट के क्या होती है, ऑलवेज परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। ये ऑलवेज क्या होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। तो ये कोई पॉइंट P जो है वो एक्सटर्नल पॉइंट है, O मैं इसका क्या ले लेता हूँ, सेंटर ले लेता हूँ। ये सपोज A ले लिया मैंने, तो आपको क्या निकालना है, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट मीन्स आपको PA फाइंड आउट करना है फ्रॉम अ पॉइंट P हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इज 25, मीन्स ये वाली डिस्टेंस जो है वो 25 है, और रेडियस कितनी है, 7 है, ठीक है। तो जो ट्राइंगल बन रहा है PAO वो क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है क्या, ठीक है। अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो ये जो OP है ये क्या बन जाएगा, हाइपोटेन्यूज बन जाएगा। जो 90 डिग्री के अपोजिट होता है वो क्या बनता है, हाइपोटेन्यूज, और दोनों में से कोई एक बेस बनेगा और दूसरा क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर बन जाएगा। तो आपको सीधा फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो OP स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, OA स्क्वायर प्लस PA स्क्वायर, यही तो आएगा, ठीक है। तो OP स्क्वायर कितना है, 25 का स्क्वायर 625 इक्वल टू OA कितना है, 7 का स्क्वायर आ जाएगा 49 प्लस PA स्क्वायर आपको फाइंड आउट करना है। तो 49 इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो ये कितना बनेगा, 576 बनेगा। अगर इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करूँगा तो PA स्क्वायर जो है वो बनेगा 576, तो PA कितना आ जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लोगे तो PA इक्वल टू आपके आ जाएगा 24 सेंटीमीटर, क्योंकि 576 जो है वो 24 का ही स्क्वायर होता है। तो आंसर आ जाएगा इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, अ वर्टिकल पोल 10 मीटर लॉन्ग कास्ट ए शेडो ऑफ लेंथ 5 मीटर ऑन द ग्राउंड। ये कह रहा है कि 10 मीटर का जो एक पोल है, ये 10 मीटर का एक पोल है, वो जो शेडो बना रहा है वो कितनी बना रहा है, 5 मीटर बना रहा है। ये कुछ ऐसा है, ये 10 मीटर का पोल जो है वो 5 मीटर क्या बना रहा है, शेडो बना रहा है। सपोज मैं एंगल ले लेता हूँ, थीटा है यहाँ पे। ओके, आगे क्या कह रहा है, एट द सेम टाइम अ टावर कास्ट ए, ये पोल है, अब टावर आ गया, ए टावर कास्ट शेडो ऑफ लेंथ 12.5। सेम टाइम पे ये कह रहा है कि एक टावर जो है, एक सेकेंड, सेम टाइम पे एक टावर, ये सपोज टावर है, ये शेडो कितनी बना रहा है, 12.5 शेडो बना रहा है, मीन्स ये 12.5 दे रखा है। सेम टाइम पे इट मीन्स सेम टाइम पे एंगल जो बनेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन जो सूरज का, वो क्या बनेगा, सेम बनेगा, ठीक है, ऑन द ग्राउंड। देन हाइट ऑफ द टावर, ये आपको H निकालनी है, ठीक है। तो अगर एंगल सेम है तो दोनों केस में देखो, अगर मैं फर्स्ट केस में tan थीटा फाइंड आउट करता हूँ, वो किसके इक्वल होगा, 10/5 के इक्वल आएगा, मीन्स 2 आ जाएगा। और इसी में अगर मैं tan थीटा लगाता हूँ सेकंड वाले ट्रायंगल में, तो tan थीटा इक्वल टू क्या आएगा यहाँ से,
ये आ जाएगा h/12.5 और tan थीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 2 है। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 2 = h/12.5। तो h हमें निकालना है तो 12.5 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 12.5 इंटू 2 क्या आ जाएगा 25 मीटर। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। इफ P is the midpoint of the line segment forming the points A and B, then the coordinates of P। तो आपको P के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो जब भी मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हो तो क्या आता है, ये है -2,8 और ये है -6, -4। ये मिड पॉइंट यहाँ कहीं आएगा, ये सपोज P पॉइंट है। तो ये सपोज x1 y1 है और ये अगर x2 y2 है, तो जो मिड पॉइंट आएगा P वो क्या आता है x1 + x2/2, y1 + y2/2। यही होता है मिड पॉइंट। तो x1 + x2 कितना आ जाएगा -2 -6/2, ये x कोऑर्डिनेट आ गया, और 8 -4/2 ये क्या आ गया इसका y कोऑर्डिनेट आ गया। तो -2 और -6 कितना हो जाएगा -8 डिवाइड बाई 2 होगा तो -4 आ जाएगा, 8 -4 करोगे तो 4 और 4 डिवाइड बाई 2 करोगे तो 2। ये क्या आ जाएगा इसका मिड पॉइंट, मीन्स ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 गिवन है, इफ अ लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट इज चूजन एट रैंडम देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस लेटर इज टू बी अ कॉन्सोनेंट। जो इंग्लिश अल्फाबेट होते हैं, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने होते हैं उसमें 26। इट मीन्स टोटल क्या हो गए 26 हो गए। अब इस 26 में से 5 क्या होते हैं वोवल्स होते हैं, और जो बाकी बच गए 21 वो क्या होंगे कॉन्सोनेंट्स होंगे। ठीक है, वोवल्स होते हैं ना A E I O U, ये सभी वोवल्स होते हैं, और 21 क्या होते हैं कॉन्सोनेंट। हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कॉन्सोनेंट की। ठीक है, कॉन्सोनेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। इट मीन्स फेवरेबल केसेस हमारे कितने हो गए 21 और टोटल कितने हैं 26। तो यही हमारी क्या आ जाएगी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 21/26, ऑप्शन बी। अगर मुझे पूछता कि वोवल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो वोवल के फेवरेबल केसेस कितने हैं 5 और टोटल केसेस कितने हैं 26। तो इस केस में ऑप्शन ए हो जाता अगर वो पूछता वोवल का, बट हमें यहाँ पूछा है कॉन्सोनेंट का, तो आंसर इसका ऑप्शन बी ही होगा, ध्यान रखना। नेक्स्ट, द हाइट ऑफ ए टावर इज 20 मीटर, द लेंथ ऑफ इट्स शेडो मेड ऑन द लेवल ग्राउंड व्हेन द सन्स एल्टीट्यूड इज 60 डिग्री। एक टावर है 20 मीटर हाइट का, ये सपोज 20 मीटर हाइट का है, तो इसकी जो शेडो बन रही है, ये सपोज ये शेडो बन रही है, तो ये पूछ रहा है कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, ये सन्स एल्टीट्यूड एंगल होगा, ये 60 दे रखा है आपको। तो आपको क्या निकालना है द लेंथ ऑफ द शेडो, मीन्स ये वाली लेंथ निकालनी है x। तो आपको क्या लगाना चाहिए tan थीटा लगाओ, tan 60 डिग्री इक्वल टू क्या होगा परपेंडिकुलर 20/बेस, tan 60 क्या होता है √3 इक्वल टू 20/x। तो x क्या आ जाएगा, x को उधर भेज दोगे √3 डिवाइड में आ जाएगा, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके 20/√3। 20/√3 ऑप्शन में गिवन है हमें, तो आप ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अदरवाइज में जो इरेशनल टर्म होती है वो डिनोमिनेटर में नहीं रखते जनरली, तो √3 से मल्टीप्लाई √3 से डिवाइड करते तो 20√3/3 भी आंसर हो सकता था, बट हमें ऑप्शन ए 20/√3 दे रखा है, तो यही इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, OACB इज ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल। एक सर्कल का क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट का मतलब 1/4 पार्ट है ना, एक क्वार्टर है सर्कल का विद सेंटर O। तो मैं सर्कल का एक क्वार्टर बना लेता हूँ, ये सपोज उस क्वार्टर की रेडियस है और ये उसका क्वार्टर का पेरीमीटर, ऐसे आएगा। क्वार्टर है मीन्स टोटल एंगल 360 डिग्री होता है सर्कल के सेंटर पे, तो उसका 1/4 करेंगे तो एंगल 90 डिग्री बन रहा है ये यहाँ पे। आगे क्या दे रखा है, इसका सेंटर कितना है O है, और ये A है, ये C है और ये B है। बिकॉज आपको दे रखा है वेयर ACB इज द आर्क, रेडियस दे रखी है 7, तो ये भी 7 है और ये भी 7 होगा। देन द पेरीमीटर ऑफ द क्वाड्रेंट, तो ये जो क्वाड्रेंट है इसका पेरीमीटर फाइंड आउट करना है।
तो पेरीमीटर में क्या क्या आएगा देखो, एक तो ये जो सर्कुलर पार्ट है ये आएगा, प्लस ये जो रेडियस है ये भी तो पेरीमीटर में आएगी, और ये जो रेडियस है वो भी पेरीमीटर में आएगी। ठीक है, तो ये सेक्टर की पेरीमीटर जो है वो कैसे निकालते हैं हम? सेक्टर की पेरीमीटर निकालने के लिए क्या करते हैं, आपके पास सीधा फॉर्मूला होता है θ/360 इंटू 2πr। ओके, ये क्या आ जाएगी, सेक्टर की पेरीमीटर आ जाएगी, और प्लस में 2 टाइम्स रेडियस और ऐड हो रही है, मीन्स 14 और ऐड हो जाएगा इसमें। तो एंगल हमें कितना दे रखा है यहाँ पे, 90 दे रखा है, तो 90/360 इंटू 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर कितना दे रखा है 7, और प्लस में 14 चलता रहेगा। तो 7 से 7 कैंसिल हो गया, 90 से 360 कैंसिल हो गया 4 टाइम्स, ये 2 से 4 कैंसिल हो गया 2 टाइम्स, ये 2 से कैंसिल हो गया 22 11 टाइम्स। तो आपका जो आंसर होगा वो क्या आएगा, 11 + 14 मीन्स 25। 25 विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 क्या दे रखा है, इन द फिगर ए बी पी ए एंड पी बी आर टू टेंजेंट्स टू द सर्कल विद सेंटर ओ सच दैट एंगल ए पी बी जो है 50 डिग्री दे रखा है। तो अगर ये एंगल 50 डिग्री होता है तो ये एंगल फिर कितना होगा, इन दोनों एंगल का सम होता है हमेशा 180 डिग्री। तो ये अगर 50 हो गया तो फिर इस एंगल को क्या होना पड़ेगा, 130 डिग्री। तो ये जो एंगल है यहाँ पे इसकी वैल्यू आएगी 130 डिग्री। अब ये ट्राइंगल ओ ए बी जो है इसके सभी एंगल्स का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो ये दोनों जो एंगल बच गए, एंगल ए और एंगल बी, किस में, इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ मैं, तो इन दोनों का सम फिर क्या होना चाहिए, 50 डिग्री के इक्वल आना चाहिए। अब एक चीज़ मुझे बताइए कि ये जो है ओ ए और ओ बी रेडियस है, ये दोनों अगर साइड्स बराबर है इस ट्राइंगल के तो इनके अपोजिट एंगल भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। इट मीन्स एंगल ए और एंगल बी दोनों क्या है, एक दूसरे के इक्वल होगा। तो 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए 50 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो एंगल ए जो होगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, 25 डिग्री के, और यही आपको फाइंड आउट करना है, ओ ए बी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इसका करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, इफ अ बाइसिकल व्हील मेक्स 5000 रेवोल्यूशंस इन मूविंग 11 किलोमीटर, एक जो चक्का है वो 11 किलोमीटर जाने में कितने चक्कर लगा रहा है, 5000, देन द डायमीटर ऑफ द व्हील। तो एक चीज़ मुझे बताइए, जो एक चक्का होता है, ये सपोज चक्का है, ये एक चक्कर लगाने में कितनी दूरी तय करेगा, ये जो पेरीमीटर है इसी को तो तय करेगा, एक चक्कर लगाएगा तो पेरीमीटर के अलोंग ही वो क्या घूमता जाएगा। ठीक है, तो एक चक्कर में अगर 2πr डिस्टेंस क्लियर कर रहा है वो, तो 5000 चक्कर में कितनी करेगा, 5000 इंटू 2πr आ जाएगा। और ये हमें दे रखा है किसके इक्वल, 11 किलोमीटर के। तो 11 किलोमीटर को सबसे पहले तो मैं मीटर में कन्वर्ट करूँगा, तो मीटर में कन्वर्ट करने पे 1000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, ऑप्शन हमें देखो सेंटीमीटर में दे रखे हैं, तो अभी ये मीटर में कन्वर्ट हुआ है, अब इसको सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट करना है। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100, तो 100 से और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो ये देखो 30 से 30 तो यहाँ सीधा कैंसिल हो गया, और 5 से ये कैंसिल हो गया, 100 कितने टाइम्स, 20 टाइम्स। इट मीन्स हमारे पास में 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर हमें फाइंड आउट करना है, इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ गई, 11 इंटू 20 के इक्वल आ गई। ठीक है, अब 2 से इस 20 को कैंसिल करूँगा 10 टाइम्स, और ये 11 से ये कैंसिल हो जाएगा कितनी बार, 11 से कैंसिल हो जाएगा ये 2 टाइम्स, और 2 से ये 10 वापस कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम्स। इसका मतलब r की वैल्यू क्या आई है आपके पास में, 5 उधर है, r/7 इक्वल टू 5 आ जाएगा। तो 7 को उधर भेजोगे तो r इक्वल टू आ जाएगा आपका 35। हमें क्या निकालना है, डायमीटर फाइंड आउट करना है। तो ये रेडियस आई है 35। ठीक है, हमें क्या निकालना है, डायमीटर ऑफ द व्हील। तो रेडियस का डबल मीन्स 70, 35 का डबल क्या हो जाएगा, 70 सेंटीमीटर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अगर रेडियस पूछता तो 35 आता।
Next, a number is chosen from the numbers 1 to 3 and denoted as x, and a number is chosen from the numbers 1, 4, 9 and denoted as y. Then probability of x y less than means प्रोडक्ट जो है वो x और y का वो क्या आना चाहिए, 9 से छोटा आना चाहिए। तो x की वैल्यू 1, 2, 3 में से कुछ हो सकती है और y की वैल्यू 1, 4, 9 में से कुछ हो सकती है। तो देखो क्या क्या पॉसिबिलिटी बनती है। सपोज मैं इसको एक टेबल बना लेता हूँ। मैं ये एक टेबल जनरेट कर लेता हूँ। ये सपोज 1, 2, 3 एंड 4। ये 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, 4x4 की मैंने टेबल जनरेट कर ली। ये सपोज यहाँ मैं x की वैल्यू ले लेता हूँ, यहाँ y की वैल्यू ले लेता हूँ। तो x की वैल्यू हमें क्या क्या दे रखी है, 1, 2, 3। x 1, 2, 3 में से कुछ हो सकता है और y क्या हो सकता है, 1, 4, 9 में से कुछ हो सकता है। ओके, अब x इंटू वाई, देखो मैं सपोज x को फिक्स कर देता हूँ, x को 1 ले लिया तो y की वैल्यू 1, 4, 9 है। तो 1 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 बनाएगा। एक सेकेंड, 1 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 1 बनेगा। ठीक है, 4 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 4 बनेगा। 9 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 9 बनेगा। तो x इंटू वाई क्या आएगा, 1, 4, 9 आ जाएगा जब x की वैल्यू 1 हो सकती है। x की वैल्यू 2 आ गई तो 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 4 8, 2 इंटू 9 18। अब x की वैल्यू 3, 3 इंटू 1 3 आ गया, 3 इंटू 4 12 आ गया और 3 इंटू 9 कितना आ गया, 27। इट मीन्स एक्स वाई की टोटल कितनी वैल्यूज पॉसिबल है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इट मीन्स टोटल वैल्यू एक्स वाई की 9 पॉसिबल है जब एक्स की वैल्यू 1, 2, 3 है और वाई की वैल्यू 1, 4, 9 है। फेवरेबल केसेस हमें प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, एक्स वाई मीन्स प्रोडक्ट जो है वो 9 से छोटा आना चाहिए। तो 9 से छोटा प्रोडक्ट कहाँ कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है 2, 3, 4 और 5। इन 5 केसेस में जो प्रोडक्ट है वो 9 से छोटा आ रहा है। तो ये हमारे फेवरेबल केसेस हो गए 5। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी फिर, फेवरेबल 5 अपॉन टोटल कितने, 9। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, 5/9। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ओके, नेक्स्ट, अब जो असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन है उनको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, अ फेयर डाई इज थ्रोन वंस, एक डाई को एक बार फेंका जाता है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर इज 1/2। तो जब भी डाई को फेंकते हैं तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज आती है, टोटल आउटकम्स 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये टोटल आउटकम पॉसिबल है। अब इनमें से प्राइम नंबर क्या है, हमारे फेवरेबल आउटकम है। तो प्राइम नंबर क्या क्या होता है, 2 प्राइम नंबर होता है, 3 प्राइम नंबर होता है और 5 प्राइम नंबर होता है। 1 जो है वो ना तो प्राइम होता है ना ही कंपोजिट होता है, ध्यान रखना। ओके, तो फेवरेबल केसेस 3 आ गए, टोटल केसेस 6 हैं। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, फेवरेबल अपॉन टोटल, ये हमारी आ गई प्रोबेबिलिटी मीन्स 1/2। तो इट मीन्स असर्शन तो सही है। नेक्स्ट, रीजन क्या है इसका, अ नेचुरल नंबर इज अ प्राइम नंबर इफ इट हैज़ ओनली 2 फैक्टर। बिल्कुल सही है, जो भी प्राइम नंबर होते हैं उसके सिर्फ 2 ही फैक्टर बनते हैं, एक तो 1 और एक वो नंबर खुद जो हमें गिवन है। जैसे कि 3 ले लिया मैंने, 3 के क्या क्या फैक्टर पॉसिबल है, एक 1 है और एक 3 है। इट मीन्स ये रीज़न जो है वो सही है। बट क्या ये रीज़न जो है वो असर्शन को जस्टिफाई कर रहा है, क्या नहीं कर रहा जस्टिफाई, क्यों, क्योंकि ये तो हमें एक प्राइम नंबर की डेफिनेशन दे रखी है, इसका इस प्रोबेबिलिटी से क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं है। आया समझ में। तो ये दोनों क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट है, दोनों इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट है आपके, दोनों का एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है, बट दोनों क्या है, सही है। इसका मतलब इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, जिसमें क्या होता है, दोनों सही होता है बट आर जो है वो ए को एक्सप्लेन नहीं करता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, जो लास्ट क्वेश्चन है सेक्शन ए का। इसमें हमें दे रखा है सेक्शन 2 प्लेयर्स, सानिया एंड अशनाम प्लेज ए टेनिस मैच। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सानिया विनिंग द मैच इज 0.79
एंड दैट ऑफ आसमान विनिंग इज 0.21। तो ठीक है, दो ही प्लेयर खेल रहे हैं भैया, ठीक है, तो दोनों में से कोई एक तो जीतेगा ही जीतेगा। तो अगर फर्स्ट प्लेयर 0.79 टाइम्स जीतने की प्रोबेबिलिटी रखता है तो दूसरे प्लेयर की प्रोबेबिलिटी अपने आप ही क्या हो जाएगी, 0.21 होगा। क्यों? क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एनी इवेंट और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग दैट इवेंट जो होता है वो हमेशा क्या होता है, 1 के इक्वल ही होता है। ठीक है, ओवरऑल जो प्रोबेबिलिटी होती है किसी भी इवेंट्स को होने की वो हमेशा क्या होती है, 1 ही होती है। ठीक है, तो ये जो है असर्शन सही है। नेक्स्ट हमें क्या दे रखा है, द सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। बिल्कुल ये कॉम्प्लीमेंट्री तो है, पी ई अगर एक इवेंट है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, पी ई बार, और वो हमेशा क्या होता है, 1 के इक्वल होता है। बिल्कुल सही है। ठीक है, और ये रीज़न भी असर्शन को जस्टिफाई कर रहा है। क्यों जस्टिफाई कर रहा है, क्यों? क्योंकि अगर सानिया के जीतने की प्रोबेबिलिटी इतनी है 0.79, तो अशनाम के जीतने की प्रोबेबिलिटी ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगी, 0.21, बिकॉज टोटल प्रोबेबिलिटी 1 है। अगर मैं इसमें से सानिया वाली प्रोबेबिलिटी को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ तो ऑटोमेटिकली मेरे पास 0.21 आ जाएगा। आई बात समझ में? तो ये जो रीज़न है वो असर्शन को जस्टिफाई कर रहा है। तो इसका आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोनों सही है और रीज़न जो है वो असर्शन को जस्टिफाई भी कर रहा है। ओके, तो सेक्शन ए को हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है। अगर आप चाहते हो कि मैं बाकी के सेक्शन भी जल्दी से जल्दी अपलोड करूं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिल सके। ओके, तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हमारे अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।